पंजाब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, मुझे लगता है, और ये मेरा कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश की अखंडता, देश की संप्रभुता के लिए खतरे की घंटी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई इतनी इन विषयों की जानकारी नहीं है, पर मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं गलत हूँ यहाँ पर। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक वीडियो है अजीत भारती जी का रमणीक मान जी के साथ, तो आइए सुनते हैं उन्हें। और बड़े खुले में बोल रहा हूँ और कतई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाइटमेयर है। RNW, IB, स्टेट इंटेलिजेंस, इनके लिए ये सरकार एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। इसने एक्सेप्ट किया कि फोर्ड फाउंडेशन से मैंने पैसा लिया। फोर्ड फाउंडेशन CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में सबको पता है। खालिस्तानियों की फंडिंग पहले ISI से आती थी, अब उसको चाइना कर रहा है। अगर आप CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप नॉन खालिस्तानियों के घर में रह चुके हैं, आप खालिस्तानियों से पैसा ले चुके हैं, तो अब सरकार में आ गए तो पे बैक टाइम है। देश की सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। इस थ्रेट, ये रियल थ्रेट है। और ये लोग, स्पेशली मैं नाम लेके अरविंद का कह रहा हूं कि अरविंद इज in the bed with the Khalistanis, he's in the bed with the Chinese। वो अमेरिकन एजेंसी से पैसा लेना एक्सेप्ट किया है उसने, तो वो कब किस दिशा में परिवर्तित हो जाए बहुत मुश्किल है। भगवंत के हाथ में अगर कमान रही फॉर द मोस्ट पार्ट, तो वो दिक्कत उतनी आएगी नहीं। पर अगर वो जैसे केंद्र की इंटरवेंशन राघव की या अरविंद की या मनीष की या और किसी की पंजाब के अंदर रही, क्योंकि इंटरेस्ट तो होंगे, पूर्ण राज्य पहली बार मिला आपको, पर उनको कितने अच्छे से भगवंत रेजिस्ट कर पाएंगे और कितने बढ़िया तरीके से अपने शासन को चला पाएंगे, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। पंजाबियां जी का एक आदत है, कोई भी नई चीज है उसको एक बार ट्राई करेंगे, जहर भी होगा ना उसको भी एक बार चखेंगे, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विवाद कोई नहीं है, बचते हैं वो उस चीज से, और बहुत सेफ खेलता है वो। और जिसको मारना होता है ना अरविंद ने, उसको गले लगा के मारता है। तो अरविंद आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, और उसके बैकड्रॉप में एक चीज और देखना, जो CCP के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एग्रीमेंट MOU है, तो ये उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं जहां पे ये लोग फेल हो रहे हैं, वहां पे ये स्पेस दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, चाहे वो दिल्ली की बात हो। अरविंद का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, तो रॉस हो रही थी, IB सो रही थी, क्या कर रहे थे पता नहीं लगा, स्वीट टेररिस्ट, और स्वीट टेररिस्ट को सॉल्ट टेररिस्ट होने में कितनी देर लगी, हू नोस। भगत सिंह की जो देशभक्ति थी, उसके तो अरविंद नजदीक भी नहीं है। और देशभक्त तो मैं उनको किसी नजरिए से नहीं मानता। जिस प्रकार की उन्होंने फौज के ऊपर, जिस प्रकार की उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेके बातें, और जब उनके ऊपर कुछ आता है वो डाइवर्ट करते हैं चीजों को। मतलब आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद करके मोहल्ला ठेका खुल रहे हैं, और आप पंजाब में प्रॉमिस कर रहे हैं कि विल मेक इट नशा मुक्त। मतलब ये ऑक्सीमोरॉन नहीं है तो क्या है। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रमणीक मान और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अधिक से अधिक नंबर में, ताकि आप राजनीतिक, सामाजिक और जुडिशरी से जुड़ी खबरों को सुनते रहें। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अजीत भारती की नई पुस्तक, इसको आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, पढ़िए। इसके अंदर भी राजनीतिक, जुडिशरी और सामाजिक बातों के ऊपर बहुत से व्यंग, सटायर और बहुत कटु सत्य अजीत ने लिखे हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री जो पंजाब में हुई, और 4/5 मेजॉरिटी के साथ वो लोग सरकार बना रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रमणीक सिंह मान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अजीत। सबसे पहला और बहुत ही नेचुरल प्रश्न है कि क्या आपने इसकी कल्पना की थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे आएगी? नहीं, मेरे को पिक्चर नहीं थी। और इसका मेन रीजन आप क्या देखते हैं कि पंजाब की जनता को चेंज चाहिए था, उब गए थे, या उन्होंने जो वादे बेचे हैं उससे प्रभावित होके? तीनों का मिश्रण है एक्चुअली। बहुत बड़े पैमाने पे मैं समझता हूँ कि जो
एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये वोट था। लोग चेंज चाहते थे। एक ऑपोजिशन के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था। शिरोमणि अकाली दल का जिस प्रकार से 2017 के चुनाव के अंदर डाउनफॉल आया, वो 15 सीट पे, यानी कि अपने 100 साल के इतिहास में सबसे कम सीटों पे आए, और अब उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया शिरोमणि अकाली दल ने। ये और नीचे चले गए, रिसर्जेंस उनकी जो है वो अब संभव नहीं दिखती इसके बाद, और पतन की ओर क्षेत्रीय पार्टियां सब जगह धीरे धीरे पतन की ओर हैं। एक दो एक्सेप्शंस रहेंगे हमेशा। दूसरा, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को कोई और फिल नहीं कर पाया, उस सेंटर स्टेज के ऊपर कोई और नहीं आ पाया, और जिस तरीके की एलिजियंसेस आम आदमी पार्टी की और खास तौर पे अरविंद की रही हैं, उसके साथ साथ जो वायदे या जो सपने बेचे गए, और हर एक व्यवस्था के अंदर लंबे समय तक जब कोई व्यवस्था चलती है, कांग्रेस और अकाली दल के बीच में एक वो अट्टा सट्टा बहुत लंबे समय से चल रहा था पंजाब में, और एक गुंजाइश थी तब्दीली की, परिवर्तन की, और उस गुंजाइश को और जितनी व्यवस्थाओं जो आप ये कह लीजिए कि चकनाचूर हो चुकी थी, चाहे वो माफिया के रूप में है या जो एक एरोगेंस जो नया चन्नी का कैबिनेट था उसके अंदर कुछ मंत्रियों की थी, या जो ऑटो इम्यून डिजीज मैं कहूंगा कि सिद्धू के रूप में कांग्रेस को लग गई, वो अंदर से समाप्त कर दिया कांग्रेस को उसने। वायदे, अब 3.5 लाख करोड़ का डेट है पंजाब के ऊपर, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। ये कहना कि 3.5 लाख करोड़ कहाँ गया, भाई स्कूल तो बने नहीं, कॉलेज तो बने नहीं, हॉस्पिटल्स तो बने नहीं, सड़कें तो केंद्र सरकार बना रही है, तो इतना पैसा गया कहाँ? वो सवाल वाजिब है, लोगों को बड़े अपीलिंग लगते हैं। 1000 रुपया देंगे, फ्री में बिजली देंगे, वो सब देखिए, ये सब वायदे उन्होंने किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे वर एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द मासेस। अब पंजाब की जो जनता है उसकी जो इमेजिनेशन है वो उसको कैप्चर कर पाए, और एक मेरे को कोई शर्म नहीं कहने में, पंजाबियों की एक आदत है, कोई भी नई चीज है उसको एक बार ट्राई करेंगे, जहर भी होगा ना उसको भी एक बार चखेंगे, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, उसके बाद जो उसके दुष्परिणाम हो एक बार नई चीज को इस्तेमाल करना ही करना है। तो आम आदमी पार्टी को रिजाउंडिंग मैंडेट दिया है पंजाब की जनता ने। जिन वादों के ऊपर ये मैंडेट मिला है उसको ऑनर करना, उसके ऊपर डिलीवर करना, और अंतर कलह से बचना कि जिस प्रकार कांग्रेस में अंतर कलह हुई, जिस प्रकार शिरोमणि अकाली दल धीरे धीरे खुरते टूटते स्थिति में आ गई, जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइडलाइन किया कि हमारी सत्ता, हमारा एकाधिकार और हमारा वर्चस्व बना रहे बादल परिवार का, उसके चलते शिरोमणि अकाली दल भी पतन की ओर चली गई। तो उससे बचना अंतर कलह से, वो भी एक चैलेंज होगा, खास तौर पे उन स्थितियों में अजीत, जिन स्थितियों में जो इनके कुछ कैंडिडेट्स, अभी तो मैं नहीं कहूंगा, जिन्होंने टिकट खरीदने के लिए पैसा दिया, करोड़ों में चुनाव लड़ा, ठीक है, और अब संभवतः कैबिनेट में एंट्री के लिए भी कुछ वहां चढ़ाया जाएगा। मेरा वही लीडिंग प्रश्न यही था कि 92 MLAs, इनको कीपिंग द फ्लॉक टुगेदर, इसकी समस्या आप कितनी देखते हैं भगवान से? बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है ना कि आप देखिए कि इनमें से बहुत कम लोग हैं जो करियर पॉलिटिशियंस हैं, आम सामान्य जनजीवन से आए हुए लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। हाँ, पर एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे धर्मवीर गांधी पटियाला से इनके सांसद थे जो महारानी प्रणीत कौर को हरा के आए थे संसद में, ऐसे ही बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनको इस बार हराया है वो सामान्य से लोगों ने जो पार्टी के साथ जुड़े रहे या जिनके ऊपर लोगों ने भरोसा जिताया। अब धर्मवीर गांधी साथ नहीं रहे, एचएस फुल्का, एडवोकेट एचएस फुल्का, जिन्होंने 84 के दंगों के मुकदमे लड़े और उनको साथ नहीं रख पाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ नहीं रह पाए। तो ये एक ट्रायल रहेगा, कीपिंग द फ्लॉक टुगेदर, और वो भी उस परिस्थिति में। देखिए, अगर इनके 60-65 के आसपास सीट्स होती और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस कोई 35-40 के आसपास होती तो कहीं सेंधमारी की आप अपेक्षा कर सकते थे, पर जो नंबर्स हैं उसमें सेंधमारी कितनी है कर लेंगे। पर आप देखिए ना, जैसे अरविंद के साथ दिल्ली में भी तो छोड़ते चले गए, तो जो इसका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो वे ऑफ ऑपरेटिंग है, उसके अंदर कुछ समय के बाद संभवतः खास तौर पे जिस मानसिकता के हम हैं, जो हमारा क्षेत्रीय मानसिकता है पंजाब की, विशेष तौर पे घुटन महसूस होनी लाजमी है। पर
उसके अंदर बेनिफिट क्या है कि भगवंत जो है ही विल प्रोबेबली बी एबल टू कीप द फ्लॉक टुगेदर। मैंने उनकी कई बातें सुनी हैं, कई उनकी ऑडियो लीक हुई, जिस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, उनको साथ जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवंत के हाथ में अगर कमान रही फॉर द मोस्ट पार्ट तो वो दिक्कत उतनी आएगी नहीं। पर अगर वो जैसे केंद्र की इंटरवेंशन राघव की या अरविंद की या मनीष की या और किसी की पंजाब के अंदर रही, क्योंकि इंटरेस्ट तो होंगे, पूर्ण राज्य पहली बार मिला आपको तो उसमें इंटरवेंशंस रहेंगे, प्रयास होगा, पर उनको कितने अच्छे से भगवंत रेजिस्ट कर पाएंगे और कितने बढ़िया तरीके से अपने शासन को चला पाएंगे उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। ये उनके अपने टैलेंट के ऊपर बहुत निर्भर करता है। लेकिन केजरीवाल की जिस तरह से रही है मानसिकता एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिशियन या कन्वीनर जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने संविधान ही बदल दिया और वो अनंत काल तक अब कन्वीनर बने रहेंगे। इन्होंने जैसे आपने कुछ नाम बताया और कुमार विश्वास हो, मयंक गांधी हो, योगेंद्र यादव हो, जो इनके थिंक टैंक के लोग थे, उन्होंने इनकी तानाशाही प्रवृत्ति बोलते हुए कि ये मैग्लोमैनियक टाइप का आदमी है, ये अपने में ही आत्ममुग्ध टाइप का व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसके ज्यूरिसडिक्शन में मात्र 11 जिले आते हैं, दिल्ली सेमी स्टेट भी नहीं, ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी है एक तरह से, जैसे कि चंडीगढ़ का उनको मिल जाता शासन। ऐसे व्यक्ति के सामने जब इतना बड़ा स्टेट है जिससे रेवेन्यू तो आपने बताया कि 3.5 लाख करोड़ या 4.25 लाख करोड़ का डेफिसिट में है पंजाब, लेकिन फिर भी इसको स्कोप तो वहाँ दिखेगा ना, फंड की उगाही करने का या जो भी है। तो ये आदमी तो जैसा इसका पीछे कर रहा है, तो इट डजंट सीम दैट ही इज नॉट गोइंग टू पिंच हिज वे इनटू पंजाब कैबिनेट। एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बताता हूँ अरविंद के विषय में। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विवाद कोई नहीं है, बचते हैं वो उस चीज से, और बहुत सेफ खेलता है वो। और जिसको मारना होता है ना अरविंद ने, उसको गले लगा के मारता है। वो कौन सा मुगल शासक था मैं भूल गया, वो जो पीठ में खंजर मारा करता था, गले लग के और फिर मार। ये अरविंद वही चीज है, जिसको गले लगा रहा है ना, समझ लो कि निपटने वाला है, नजदीक आ गया। कुमार ने भी पार्टी छोड़ी, उसको दोबारा लेके आए और उसको मारा। तो इनका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन ऐसा ही है। और दूसरी बात, ठीक है दिल्ली आप ग्लोरीफाइड एमसी कह लीजिए, पर जो भी संवैधानिक रूप से इट इज अ यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, और असेंबली का अर्थ है कि उसके अंदर चुनाव होगा, मेजोरिटी का मुख्यमंत्री बनेगा। पर जो स्वीपिंग पावर्स एक स्टेट की होती हैं, और फैक्ट ये है कि जैसे ही आप मुख्यमंत्री बनते हो, और इस बात को कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री मतलब प्रदेश का राजा होता है, तो जो वजीर होते हैं, वजीर मेरी मुराद ये नहीं जो आप अपना कैबिनेट चूज करें, अलग विषय है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी आपको चलाती है, और आप ब्यूरोक्रेसी की बात सुनते भी हैं और आपको समन्वय बना के चलना भी पड़ता है। तो कुछ ब्लू वाइट बॉयज बन जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, सभी के बनते हैं, कैप्टन के बने, उसके बाद चन्नी के बने, उससे पहले बादल साहब के भी थे। तो ऐसे ही जो अगली जो टीम तैयार होगी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एजी, ये जो लोग मुख्यतः चलाते हैं प्रदेश को, वो टीम क्या सिलेक्ट होगी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बनिस्पत इसके कि उसके कैबिनेट में कौन है। विभाग का मंत्री है, उसके चीफ सेक्रेटरी है, चलाता कौन है, चीफ सेक्रेटरी। तो दिशा देना राजनीतिक व्यक्ति का काम होता है और प्रदेश को चलाना काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। और करप्ट ब्यूरोक्रेसी के लिए करप्ट पॉलिटिशियन ऐसा होता है जैसे वरदान हो गया है, ऐश्वर्य वरदान हो गया कि भाई अब तो कुछ कीजिए, क्योंकि आपने हिस्सा पहुंचा देना और अगला शांत। तो ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कैसे नकेल लगा पाएंगे वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, वो बेसिकली करप्शन बेस्ड ही है। तो पंजाब में आप करप्शन फ्री गवर्नमेंट कैसे देंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्पेशली उस लाइट में, मैं ये नहीं कहता कि सब करप्ट हैं, बट उस लाइट में जब करप्शन को बहुत बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया गया पॉलिटिकल मास्टर से, और जो एक लाइफस्टाइल, एक बहुत ग्रैंड लाइफस्टाइल पंजाब के पॉलिटिशियंस जीते हैं, तो उससे आपका कैबिनेट या आपके जो मंत्री है 92 लोगों को साथ लेके चलना और हर एक को खुश रखना बड़ा मुश्किल है। अभी आज फिलहाल वो साधारण नागरिक हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, करियर पॉलिटिशियंस नहीं है। 6 महीने 8 महीने का हनीमून पीरियड खत्म होते होते एक वो जिसको कहते हैं फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं, जहां जाते हैं सलूट पड़ते हैं, जहां जाते हैं। मुख्यमंत्री का ऐसा होता है कि योर विश इज माई कमांड। आप से मुख्यमंत्री पूछें अगर आप चीफ सेक्रेटरी हैं कि क्या ये संभव
संभव है अजीत, तो अजीत बोलेंगे सीएम साहब यदि आप चाहते हैं तो हो जाएगा। तो ये चीजें ना चढ़नी शुरू होती हैं दिमाग में। और somebody like, माफ कीजिएगा, मतलब आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट भगवंत, आई मीन इज अ गुड पर्सन, मे बी, मेरे को नहीं पता, पर वो उसको बेयर कर पाएंगे या नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और कहीं आपको ऐसा ब्यूरोक्रेट अटक गया जो कहे कि नहीं साहब मैं तो नहीं करूंगा, फिर आप कैसे डील करें? मतलब कई चीजें गवर्नेंस का हिस्सा होती हैं, बहुत फाइन बारीकियां हैं वो। इससे और पॉलिटिक्स से हम सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। पंजाब में अभी एक पिछले 1-1.5 साल से एक वेव ऑफ प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स, रैलीज, थॉट प्रोसेस एक तरह से ये बहुत प्रफुल्लित हो रहा है वहाँ पे। और वैसे में एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी का पंजाब में आना इस तरह के स्टाउंडिंग मेजॉरिटी के साथ, केजरीवाल के, जो अगर प्रो खालिस्तानी खुल के नहीं है तो वो एंटी खालिस्तानी भी नहीं है। उसने कभी स्वीकारा नहीं, उसने खालिस्तान के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दिया। उसके लोग यहाँ जो आंदोलन चल रहा था जिसमें भिंडरावाले की तस्वीर और ये सब थी, उसमें मोडेम, राघव चड्ढा जो है इंटरनेट का मोडेम डाल रहा है वहाँ पे खुद से जाके, ये बहुत सारी बातें बताता है माइंडसेट के बारे में। तो क्या हमें और मतलब अब ये सेसेशनिस्ट जो एटीट्यूड है लोगों में भी, जो क्लोजेटेड हैं और खुलकर खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, तो इनमें अब एक प्रस्फुटन आने वाला है, या सेंटर जो है जिसने 50 किलोमीटर तक अब बीएसएफ के दायरे को बढ़ा दिया है, तो इन दोनों में कुछ टकरार या इस तरह की स्थिति आपको, मतलब सिक्योरिटी के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? अजीत, और बड़े खुले में बोल रहा हूं और कतई फर्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाइटमेयर है। RNW, IB, स्टेट इंटेलिजेंस, इनके लिए ये सरकार एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। बिल्कुल। ये जितना मीठा मीठा बोलता है, इसके जो क्या कहते हैं एजेंडाज हैं वो बहुत डिफरेंट है। इसने एक्सेप्ट किया कि फोर्ड फाउंडेशन से मैंने पैसा लिया। फोर्ड फाउंडेशन CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में सबको पता है। खालिस्तानियों की फंडिंग पहले ISI से आती थी, अब उसको चाइना कर रहा है। तमाम दुनिया की जितनी आप ये कह लीजिए कि रेजिस्टेंसेस हैं या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो सब वेस्ट से ऑपरेट होते हैं। उनका केंद्र बिंदु आपको या तो कनाडा में मिलेगा या UK यूरोप में मिलेगा, या उनका केंद्र बिंदु आपको US में मिलेगा। उसके कारण है ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन स्टेट्स को जेली स्टेट में रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू मेक इट अ बटर स्टेट। जैसे अफगानिस्तान हो गया, मेल्टडाउन आ गया, सीरिया इराक मेल्टडाउन हो गया, बिल्कुल पिघल गया। या हार्ड स्टेट होगी जैसे रशिया है, चाइना है, कि इनको आप हिला नहीं सकते। जेली स्टेट है कि मतलब वो नाचता रहे, ना स्टेबल रहे और ना पिघले, तो समवेयर देयर बीच में। तो चाइनीज मनी विल ऑलवेज प्ले अ रोल, चाइनीज बिजनेसमैन के थ्रू हो या उन बिजनेसेस के थ्रू हो जो चाइना से ऑपरेट करते हैं या डील करते हैं, या उन इंट एजेंसीज के रास्ते से हो जो चाहते हैं कि ये खित्ता जो है हमारा इंडिया पाकिस्तान, ये थोड़ा सा जेली स्टेट में रहे। और अगर आप CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप नॉन खालिस्तानियों के घर में रह चुके हैं, आप खालिस्तानियों से पैसा ले चुके हैं, तो अब सरकार में आ गए तो पे बैक टाइम है। अब आफ्टर ऑल उन्होंने आपके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उनको रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए। और हम, आपको याद होगा पिछले एक आपके जो दूसरे चैनल है वैभव के साथ डिफेंसिव ऑफेंस में डिस्कस किया था कि जितने तमाम ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, ड्रग्स आ रही है, जो पकड़े गए 20-30% अपन कहते हैं, 40% भी पकड़ लिए BSF ने या पुलिस ने, बाकी जो 60% हथियार है, पैसा है, ड्रग है, वो स्लीपर सेल्स कौन से हैं, वो किस दिन की इंतजार कर रहे हैं? वो दिन आज आ गया, वो दिन आज आ गया। वो इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक अनुकूल सरकार हो जिसके रहते हम कुछ कर सकें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी के आप बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आपने बहुत सारी बातें कही हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट फैक्ट ये है कि एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आया जिसमें यह कहा गया कि खालिस्तान जिंदाबाद कहना इज नॉट देशद्रोह, कोई क्राइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप खालिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, आप खालिस्तान की मांग कर सकते हैं, बट बिना वायलेंस किए। अगर आप सड़क के ऊपर खड़े होकर 3 साल तक खालिस्तान जिंदाबाद करते रहे, तो 3 साल एक दिन में वो वायलेंट होने में कितनी देर लगती है? या अगर आप 6 महीने एक चीज को अलाउ करते हैं, एक सेंटीमेंट को आप ग्रो करने देते हैं, तो 7वें महीने उसको आप वायलेंट होने से कैसे रोक लेंगे?
यहाँ पे इंटरलोकोटर्स लगाए शाहीन बाग में किसान आंदोलन, क्या हुआ? इंटरलोकोटर्स लगाए किसान आंदोलन में, रिजेक्ट कर दिया, इंटरलोकोटर चाहिए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, फिर आफ्टर ऑल हथियार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के पास? एक ही हथियार है, कंटेम्प्ट, है ना? और यही हथियार पार्लियामेंट के पास है, यही हथियार स्टेट असेंबलीज के पास है, पर कोई और नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट को यूज करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आइडियोलॉजिकली ग्रो करने के लिए परमिट करता है, वॉयलेंट कब हो जाए वो उनका काम नहीं है। वॉयलेंट अगर हुआ तो फिर लताड़ा जाएगा स्टेट पुलिस को, आईबी को और रॉ को। ये क्या करेंगे? अरविंद का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है? तो रॉ सो रही थी, आईबी सो रही थी, क्या कर रहे थे पता नहीं लगा। स्वीट टेररिस्ट, और स्वीट टेररिस्ट को सॉल्ट टेररिस्ट होने में कितनी देर लगेगी, हू नोज। सो माय पॉइंट इज कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से, नेशनल सिक्योरिटी को खास तौर पे नजर में रखते हुए और जो खालिस्तानी रियल थ्रेट है उसको ध्यान में रखते हुए, ये एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज होगा और नाइटमेयर है। और एक बात जो ये बार बार दोहराते हैं कई सारे लोग और मेरे को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तू क्यों बोलता है कि खालिस्तान थ्रेट? मैं इसलिए बोलता हूं कि आपके एक एक मंत्री 50-50, 60-60 कमांडो लेके घूमते हैं। आपकी अपनी गाड़ी के अलावा आपके साथ 4 गाड़ियां अलग चलती हैं पायलट एस्कॉर्ट में। क्यों चाहिए भैया? आप तो वो नीली वैगनार में घूम रहे थे ना, तो आप यहां पे भी अपनी इनोवा में घूम लीजिए। आपको 50-50 लोगों की सिक्योरिटी डिटेल क्यों चाहिए? आपके एक एक स्पोक्स पर्सन को 10-10 गनमैन क्यों चाहिए? वो सिक्योरिटी थ्रेट क्या है जिसके आधार पे ये आपको सारा तमाम अमला जो है मिलता है? तो ये एक रियलिटी है, इसको फेस ना करना सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि बेवकूफी होगी और देश की सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। इस थ्रेट, ये रियल थ्रेट है और ये लोग, स्पेशली मैं नाम लेकर अरविंद का कह रहा हूं कि अरविंद इज in the bed with the Khalistanis, he's in the bed with the Chinese। वो अमेरिकन एजेंसी से पैसा लेना एक्सेप्ट किया है उसने, तो कब किस दिशा में परिवर्तित हो जाए बहुत मुश्किल है कहना। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि इन्होंने भगत सिंह को आइडोलाइज किया है और उनके गांव में जाके शपथ ग्रहण होने वाला है। इनकलाब ये जो शब्द है इस पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया। हम लोग अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आप इस बात पे कर रहे थे, तो ये इनकलाब का आज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों कह रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं जैसे कश्मीर में जब आप आज़ादी के नारे लगाते हैं और वही नारा जब आज़ादी का यहाँ लगता है, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता से नहीं है वो, आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी फंडामेंटली है। तो क्या इस इनकलाब का भी कोई और संदर्भ है? क्या उसको हम अलग कंटेक्स्ट में देखें? देखो मैं ना बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका एक एस्पेक्ट और है। जो पंजाबी कौम है उसमें काउंट एवरीबडी इन, ठीक है? वो मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाबी कौम की बात कर रहा हूँ। इमोशनल कौम है। आप जब एक इमोशनल कौम को इमोशनली चार्ज कर देते हो तो फिर आप उनको वेपनाइज कर देते हो। आपने अभी कश्मीर का उदाहरण देके कहा, वहां पे जो बात चलती है आज़ादी की, जिस पर वो इमोशनली चार्ज किया उनको, और आप ब्रेन वॉश करके ना किसी को आप फियादीन बना सकते हो, सुसाइड बॉम्बर बना सकते हो, या आप उसको ट्रेन करके फौजी बना सकते हो, या उसको एजुकेट करके डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हो। आप उसके दिमाग से खेल रहे हो। तो ये जो बार बार इनकलाब, देखिए इनकलाब का जो सही नारा था वो भारत की आज़ादी के संदर्भ में था, और शहीद आजम भगत सिंह ने जो ये इनकलाब का नारा दिया वो आज़ादी के समय का ही है, और अंग्रेजों के खिलाफ, और यस, और अंग्रेजों का बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब आप खुद इस्टेब्लिशमेंट में आ गए, ठीक है? और जो आप भगत सिंह के गांव की बात करते हो, मेरी ससुराल है भाई भगत सिंह, खटखट कला में मेरी ससुराल है, तो मेरे से बेहतर कौन समझेगा? और भगत सिंह की जो देशभक्ति थी उसके तो अरविंद नजदीक भी नहीं है, और देशभक्त तो मैं उनको किसी नजरिए से नहीं मानता। जिस प्रकार की उन्होंने फौज के ऊपर, जिस प्रकार की उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेके बातें, और जब उनके ऊपर कुछ आता है वो डाइवर्ट करते हैं चीजों को, समझ रहे हैं, खेल जाते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि अब आप एक शीशे से सूरज को वापस रोशनी नहीं पहुंचा सकते। तो अरविंद का खेल जितने दिन चलेगा, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो ये इसकी भी एक मुनाद है
और उस मुनाद के अंदर जितना ज्यादा ये डिलीवर कर पाएगा अपने आकाओं के लिए जिनसे ये ले रहा है या जिनके बिहेस्ट पे ये काम कर रहा है। देखिए, रिजीम चेंज तो हम सब जानते हैं कि रिजीम चेंज गैंग बहुत वर्षों से इंडिया में ऑपरेट कर रही है और दुनिया के तमाम जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो फंड करती हैं ऐसे रिजीम चेंज गैंग्स को। तो ये इनकलाब का नारा, वो डफली गैंग और ये सब, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल दैट। बट डिलीवरी, ये 6 महीने साल का आप फर्ज कर लीजिए हनीमून पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद रियल क्वेश्चंस विल स्टार्ट टू इमर्ज और फिर वो डाइवर्जन के ऊपर और फिर वो फुल पेज एडिंग और फिर वो सारा दिन टीवी के ऊपर अरविंद केजरीवाल दिखेगा और कुछ नहीं होगा तो नमस्कार फोन मत काटिएगा, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। तो ये सब दोबारा चालू होगा। सो इट इज जस्ट टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, आपको डाइवर्ट करना। आप देखिए कितने बढ़िया से डाइवर्ट करेगा दोबारा। उसी से कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, इन्होंने दिल्ली मॉडल ऑफ, या दिल्ली मॉडल भी नहीं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, कल मनीष सिसोदिया को मैं सुन रहा था, वो बार बार इस बात को असर्ट कर रहे थे, फुल पेज एड वेड ये दे ही रहे हैं। दिल्ली मॉडल की वास्तविकता आपको भी पता है, हमें भी पता है, फिर भी दर्शकों के लिए हमें बताइए कि दिल्ली मॉडल में जो जो एस्पेक्ट दिल्ली के पास थे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस पे इन्होंने ऐसा क्या किया है कि पंजाब में ये कुछ और रेप्लिकेट कर सकेंगे वहां पे? आपको होप दिखता है कि करप्शन रेप्लिकेट होगा और बड़े पैमाने पे रेप्लिकेट होगा? कौन सा हॉस्पिटल खोल दिया अरविंद केजरीवाल ने, बता दो। वो 25 कॉलेजेस की बात चल रही थी, कहाँ है वो? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्कूल्स। देखिए, इन्होंने कुछ एक दिखावे के लिए, हाथी के दांत होते ना कि देखिए कितने लंबे दांत है हमारे, उनमें चबाया थोड़ा ना जाता है उनसे। और जो ड्रॉप आउट रेट है सरकारी स्कूल्स का दिल्ली के अंदर 9th और 11th, खासतौर पे इनको अपने बोर्ड का रिजल्ट खराब ना हो, बच्चे के एजुकेशन पे फोकस नहीं करना, उसको इवनिंग क्लासेस एक्स्ट्रा नहीं देनी, बच्चे की मेंटल ग्रोथ के ऊपर, एजुकेशनल ग्रोथ के ऊपर फोकस ना देके जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फोकस है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये एक्चुअली हार्मफुल हैं। और हेल्थ की बात कर लो आप, हेल्थ में दिक्कत क्या है कि पंजाब में जब ये जो हमारा मालवा का बेल्ट है, ये कैंसर बेल्ट बन गई है और यहां से बीकानेर ट्रेन जाती है, उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं। एक हॉस्पिटल नहीं बना, ना कांग्रेस से ना बादल से। आप बनाइए हॉस्पिटल, अपन अप्रिशिएट भी तो करेंगे ना यार, ऐसा थोड़ा ना कि हम सिर्फ क्रिटिक ही हैं। आप अच्छा कीजिएगा तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, बट डिलीवर करना पड़ेगा। और दिल्ली में कोविड के समय आपको पता ही है, एक उदाहरण जब हम बात कर रहे थे तो यू वर गिविंग मी एग्जांपल, आपका पड़ोसी था कोई, तो दिल्ली के अंदर जब तक केंद्र ने स्टेप इन नहीं किया तब तक कोविड सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही थी। और इनके विधायक और वो सब काउंसलर्स क्या कर रहे थे, वो ऑक्सीजन स्टोर कर रहे थे और ब्लैक कर रहे थे। मतलब मौत में पैसा कमाना, किसी की जिंदगी के साथ खेल के पैसा कमाना, अगर आपने सीखना हो तो आप आपियों से सीखिए। और भगवान ना करे, परमात्मा ना करे कि ऐसी कभी दोबारा स्थिति उत्पन्न हो, और हुई तो वे दोबारा एक बड़ा डिजास्टर जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक तरफ की बात है, और अपीजमेंट दूसरी तरफ की बात है। आप किसी को 1000 रुपये दे देंगे या आप किसी के लिए ये कह देंगे कि साहब आपका यहाँ पे इलाज फ्री, और बाद में बोलेंगे कि साहब यूपी, बिहार, पूर्वांचल से ट्रेनें भर के आती हैं और दिल्ली में इलाज कराती हैं, हमारे ऊपर बर्डन है। जो आप हजारों करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च देते हैं वो किस पे बर्डन है भाई? तो कई सारे सवाल हैं जो एक्चुअली अरविंद के, जो आप अरविंद मॉडल जिसको कह रहे हैं ना, अरविंद मॉडल के अंदर बहुत सारे ऑक्सीमोरॉन्स हैं और बहुत सारी चीजों में वो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। कई बार वो वजीरपुर के फ्लाईओवर का कुछ प्राइस बताते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार बदल जाता है। फिर कहते हैं जी मेरे घर छापा हमारा 1 मफलर मिला, फिर कहते हैं 11 मफलर मिले, फिर कहते हैं सैंडल मिली, एक फटी जुराब मिली। मतलब ये सब चीजें दे डोंट इम्प्रेस मी। इफ यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आप ये बताइए कि मैंने दिल्ली में पिछले 5 साल में, 7 साल में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए, ये गवर्नेंस मॉडल चेंज किया, ऐसे मैंने जो बर्डन था हमारे एक्सचेकर के ऊपर उसको रिड्यूस किया, ऐसे मैंने रेगुलराइज किया चीजों को। अब ये कह देना भर के मैं 35-30 रुपए के वोडका के टेट्रा पैक के पाउच बेच रहा हूं, वो भी इसलिए क्योंकि वो जीएसटी में नहीं वैट में है, उससे आने वाली सारी कमाई मेरी है, उसमें सेंटर का कोई शेयर नहीं है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो, मतलब आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद करके मोहल्ला ठेका खुल रहे हैं,
और आप पंजाब में प्रॉमिस कर रहे हैं कि विल मेक इट नशा मुक्त। मतलब ये ऑक्सीमोरॉन नहीं है तो क्या है? इसका दूसरा हिस्सा जो रिजल्ट्स आए हैं वो कांग्रेस को लेके है कि क्या इज इट गेम ओवर फॉर कांग्रेस या समापन की तरफ जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ही हाई हो रखी है। सिद्धू ने क्या प्लान्ड तरीके से किया ये सब, या ये ऑर्गेनिकली इस तरह से हो गया, या सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी? ये कैसे पूरा चन्नी, अमरिंदर, सिद्धू और राहुल प्रियंका एपिसोड, इसको कैसे देखते हैं आप रिजल्ट के संदर्भ में? देखो, मैं 2 भाग में इसका उत्तर देता हूँ अजीत। पहला, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि कैसे अरविंद ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिए, सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इनको फंड किया। कैसे एक जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको अरविंद फॉलो करते हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, इसके अंदर कोई 2 राय मत रखना, संदेह मत, दे आर कम्युनिस्ट। आम आदमी पार्टी नाम के लिए मत जाना, वो कम्युनिस्ट ही है। पीपल्स रिपब्लिक बोलते हैं ना चाइना को, वैसे आम आदमी को आप अंग्रेजी कीजिए, पीपल्स पार्टी है ना। तो उस नजर से देखिए। और आप दूसरी डॉट में आपको चाहता हूं, आप थोड़ा सा पीछे जाइए और जोड़िए कि जिस वक्त इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी फेस ऑफ में थी डोकलाम में, उस वक्त राहुल गांधी कहां गए थे? ही वेंट टू द चाइनीज एम्बेसी, और वो उस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। फोटोग्राफ वगैरह आ गई, चाइनीज एम्बेसी ने रिलीज कर दी, उसके बाद थोड़ा कवर अप हुआ और बोला हाँ हम गए थे। तो अरविंद आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, और उसके बैकड्रॉप में एक चीज और देखना, जो सीसीपी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एग्रीमेंट MOU है, हाँ। तो ये उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं जहां पे ये लोग फेल हो रहे हैं, वहां पे ये स्पेस दे रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को। चाहे वो दिल्ली की बात हो, शीला दीक्षित टॉप लीडर थी, उनके जाने के बाद कांग्रेस समाप्त हो गई। यहाँ पे कांग्रेस के हाथ में, मैंने बताया जैसे सिद्धू ऑटो इम्यून डिजीज लग गई इनको, उसके बाद ये सत्ता इनको यहां दे दी। दोनों जगह कांग्रेस को आपने रिप्लेस किया है। जहां पे एक क्रेडिबल ऑप्शन के रूप में बीजेपी है उत्तराखंड में, वहां पे बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि साहब बीजेपी ने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, अब तो समाप्ति की ओर है। वहां पे रिजाउंडिंग मैंडेट मिला। मणिपुर में पिक्चित नहीं था, वहां रिजाउंडिंग मैंडेट मिला। गोवा में बहुत सारी परेशानियां थी, ट्रबल्स थी, गवर्नेंस को लेके खुद बीजेपी की आला लीडरशिप प्रसन्न नहीं थी, वहां पे भी जनता ने रिजाउंडिंग मैंडेट दिया। और उत्तर प्रदेश तो खैर मतलब इतिहास बना है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री रिपीट हुए। तो जहां जहां पे बीजेपी एज अ क्रेडिबल ऑप्शन है, वहां पे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर बीजेपी वाज नॉट अ क्रेडिबल ऑप्शन, इसलिए वहां पे एक रिजाउंडिंग मैंडेट मिला। और मैं समझता हूं कि ये कठपुतली के धागे हैं, एक तरफ अरविंद है, एक तरफ कांग्रेस है, वो चलाने वाले दोनों हाथ एक ही के हैं, ऐसा मेरा मानना। सही गलत बात की बात है, अपना आंकलन है, पर मैं समझता हूं कि ऐसा कोई मामला है और कोई कारण लगता नहीं है। और सारे एक्स सीएम या एस्पिरेशनल जो भी सीएम बनना चाहते थे, वो सब के सब हार गए, इसका क्या कारण हो सकता है? इससे एक उदाहरण लेना चाहिए। पहली बात यह है कि कोई भी इनडिस्पेंसेबल नहीं होता, उसकी हिंदी क्या है? अपरिहार्य। या एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, विक्रम मजीठिया, सब रिप्लेसेबल है। सब कोई बदला जा सकता है, परफॉर्म और पेरिश। और अगर वास्तव में भारतीय जो हमारा लोकतंत्र है, इसके अंदर कोई अगर वाकई किंग है तो वो जनता है। इफ यू आर एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, अगर आप जो एक आपके कार्डर के बाहर का न्यूट्रल वोटर है उसको अगर आप पकड़ सकते हैं, ये जितने जितने जिसको वोट पड़े, आप ये मान के चलिए बस वो कार्डर बेस्ड वोट पड़ा है ऑपोजिशन में, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे पीएलसी का हो। जो कार्डर के लोग हैं जो साथ जुड़े हुए हैं पार्टी से, उन्होंने तो वोट कर दिया होगा, पर जो फ्लोटिंग वोटर है, जो लहर के साथ, वेव के साथ चलता है, उसकी इमेजिनेशन को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो किंग वही बनाते हैं, वही बनाएंगे, वही बिगाड़ेंगे। किसी को ये बहम हो कि गांधी परिवार में राहुल गांधी हारे नहीं क्या अमेठी से? बिल्कुल, रायबरेली से भी गेम अभी निपटा पड़ा। 2 प्रश्न और हैं, मैं जानता हूं आपकी फ्लाइट है आगे। क्या पंजाब इसी तरह से एक एग्रीकल्चरल हैवी वेट बन के ही रह जाएगा और
वो भी अब खाद के इतने प्रयोग के बाद वहाँ से भी प्रोडक्शन में भी समस्या आ रही है, और बहुत तरह के मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में भी प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। फिर ये तीनों कानून आए थे, आज नहीं तो कल रिफॉर्म तो करने ही पड़ेंगे। किसी हैवी इंडस्ट्री का नहीं होना और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाना, ये एक पंजाब से आप संबद्ध हैं और आपने देखी है पूरी पॉलिटिक्स को पूरे समय में, ये आपको क्या चुभता है? भविष्य कुछ दिखता है कि ये लोग आके कुछ उस तरह की मशीनरी, हैवी इंडस्ट्री ये सब लगा? एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप मिडिल ईस्ट को देखिए, सऊदी को, यूएई को, दुबई को देखिए, ये टोटली इनकी इकोनॉमी तेल के ऊपर डिपेंड करती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज किया, सर्विस सेक्टर को लेके आए, इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू करी, ट्रेड के अंदर घुसे, दुनिया के तमाम बड़े जो ट्रेड रूट्स हैं उनको उन्होंने अपनी तरफ से डाइवर्ट किया। इन्होंने अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को धीरे धीरे यूनिपोलर से मल्टीपोलर इकोनॉमी बनाया। मल्टीपोलर इकोनॉमी बनाने के बाद उनकी स्ट्रेंथ आज ये है कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है तो सऊदी और यूएई कहता कि जब हम बात नहीं करेंगे तुमसे। उतनी ताकत कैसे पैदा हुई कि वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर हुए। अगर आप अपनी इकोनॉमी को कहते हैं हम एग्रेरियन में ही रहेंगे, और अगर एग्रीकल्चर, जब सब मानते हैं इस बात को कि एग्रीकल्चर क्राइसिस है, एग्रेरियन क्राइसिस एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट फार्मर के लिए तो दिक्कत है, इनकम इश्यूज हैं, तो मल्टीपोलर करने में या उसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लगाने में प्रोसेसिंग। हाँ, अब आलू फर्ज कर लीजिए, एक बार नहीं कितनी बार हुआ है कि सड़कों पे फेंक के गए, क्योंकि अगर 2 रुपए खर्चा आ रहा है तो चवन्नी अठन्नी नहीं मिल रही, तो करेंगे क्या, फेंक दो। तो आप एग्रीकल्चरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है। अगर आप जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे चोना हो गया, कणक होगी, राइट, इसके बाहर नहीं निकलोगे, और आप जब तक उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे जिनकी इंटरनेशनल नीड है। आप एक बार बाहर जाइए, दुबई जाइए, यूएई जाइए, आप सऊदी जाइए, सुपरमार्केट्स के अंदर आपको टमाटर चाहिए स्पेन का मिलेगा, टमाटर चाहिए इटली का मिलेगा, टमाटर चाहिए इंडिया का मिलेगा, इंडिया में भी रीजन वाइज मिलेगा आपको। तो उतना अगर बाजार है बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, इंडियन प्रोडक्ट्स का, तो हमारे को उगाने में और हमको प्रोसेस करने में, टमाटर अगर मैं 4 दिन रखूंगा मेरा टमाटर सड़ जाएगा, मैं उठा के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में डाल दूं, या अपने जिसको हम कहते हैं कि एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर ना सही, एक ये क्या बोलते हैं इसको, सहकारिता में, कॉर्पोरेटिव में, कॉर्पोरेट में नहीं, कॉर्पोरेटिव में जाके अगर आप गांव के अंदर ये एक केचप का यूनिट लगा लें और आप उन स्टैंडर्ड से लगाएं जिन स्टैंडर्ड से उनको एक्सेप्टेबल हो। जैसे अमूल ने गुजरात में मिल्क रेवोल्यूशन लेके आया, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पंजाब में क्यों नहीं आ सकता? एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जा सकता है, फोकस नहीं था। माफ करना, कांग्रेस की सरकारें हो चाहे अकाली दल की सरकारें हो, इनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, इन्होंने अपने अपने कॉफर्स भरे, इन्होंने अपने अपने घर भरे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं थोड़ा सा अजीत को दे दूं, थोड़ा इस भाई को दे दूं, थोड़ा सब कोऑपरेटिव में सब लोग थोड़ा थोड़ा कमाए और पूरी स्टेट ग्रो करे। ऐसा कभी पॉलिटिकल विल नहीं थी, ऐसा कभी डायरेक्शन नहीं था। और अब मुझे उम्मीद है आपसे भगवंत मान साहब कि कोऑपरेटिव के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को अगर आप बढ़ावा देंगे उससे सबका फायदा है। अंतिम प्रश्न कि अगले 6 महीने से 1 साल तक आप पंजाब को कहाँ देखते हैं, क्या होते देखते हैं? 6 महीने तो यार हनीमून पीरियड ही नहीं खत्म होगा, और वो हनीमून पीरियड जो क्राफ्टी लोग होते हैं ना उनके लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है, क्योंकि नई नई सरकार आई होती है, आपको सत्ता का सुरूर होता है, नशा होता है, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, फाइनर थिंग्स के ऊपर बोलते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है अजीत के डेविल इज इन द डिटेल, तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। उस वक्त जितने इनके अपने मफाद होते हैं या जो जितने इनके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं वो अपने अपने फोकसेस, और जो शातिर लोग होते हैं वो सरकार के इंसेप्शन के, जब रिजीम चेंज होता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो पहले 6 महीने से साल के बीच में अपना तमाम जो सिस्टम है सेट कर लेते हैं और एक डायरेक्शन जो है वो पकड़ लेते हैं। चाहे वो नेता को पकड़ना हो, जोड़ना हो, चाहे मुख्यमंत्री को पकड़ना हो, जोड़ना हो, या जो भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको आगे रख के प्रेजेंट करना हो, ये
इक्वली एप्लीकेबल है पॉलिटिशियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और जो जिनको हम तमाम लोग बोल देते हैं कि यार एजेंट्स हैं, पावर ब्रोकर्स कह लीजिए आप, सत्ता के दलाल। हाँ, ये उनके लिए बड़ा एक मुआफिक समय होता है। और जितना ऐसे लोगों से बच के रहिएगा और जितना आप अपने काम को डे वन से संजीदगी से लेंगे और आप फाइनल डिटेल्स के अंदर जाएंगे, तब आप एक्चुअली जस्टिस करेंगे उस मैंडेट को जो आपको लोगों ने दिया है। 1 साल के अंदर, पहले 6 महीने से 1 साल के अंदर आने वाले 4.5 साल और 4 साल की दिशा और दशा निर्धारित हो जाती है। उसके बाद क्या है कि या तो आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये समय है कि इस वक्त थोड़ा सा केंद्रित होके, फोकस होके कोर इश्यूज, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और तमाम वो प्रोमिसेस जिनको आपने किया है लोगों को, उनको डिलीवर करने का, डिलीवर से मेरी मुराद है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उनको आप फुलफिल कर पाए और स्टेट को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए यही समय है। तो दिस इज द टाइम टू हार्ड वर्क। और ऐसा देखा गया है कि इस समय लोग थोड़ा सा उसमें हनीमून पीरियड में सुरूर में रहते हैं। रमनीक पाजी, इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। देखते हैं आने वाले समय में कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।